डैडी आप मुझे याद दिला दिया करें, पहली वाली प्रूफ मेरा ख्याल से रिकॉर्ड की थी, सेकंड में मुझे ठीक है। चलिए ये रिकॉर्डिंग का झंझट नेक्स्ट मंडे से तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए रिकॉर्ड हो गई तो फिर मैं चलता हूँ मेरा काम। अच्छा जी, वो इक्विटी आफ्टर वेस्टिंग डेट मैं भी आपको समझाया, उसको पढ़ के लेते हैं, वो ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। नो फर्दर एडजस्टमेंट टू टोटल इक्विटी शुड बी मेड आफ्टर वेस्टिंग डेट। वो 100 था वो 100 ही चल रहा था, ठीक है। Even if some of the instrument do not vest because some of the employees do not exercise their right to buy shares, ठीक है। But for those who do not vest, a transfer may be made from shares to be issued other component equity to retain earning, ठीक है। जो नहीं एक्सरसाइज करेंगे वो ऐसा भी हो सकता है कि 100 थे, वो जो स्पेशल रिजर्व था वो 100 थे, जिसमें से 30 ने शेयर ले लिए तो 30 में चला गया, बाकियों ने नहीं किया वो रिटेन अर्निंग 70 में चला गया, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग एक्सरसाइज करें कुछ ना करें। सर आपकी वैल्यू क्यों नहीं चेंज होती है? ये इस वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांडेड वैल्यू कर ली बस, अब इसको तो चेंज नहीं होना ना इक्विटी में, ठीक है। जो स्पेशल रिजर्व है वो ऑप्शंस के अंदर, अच्छा मतलब ये एक, अच्छा वो जैसे हमने नॉर्मल ऑप्शन पढ़े हम इनको उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसी तरह ट्रीट करते हैं, और एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज होते रहेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल अब मैंने 3 साल की बात की है, पहले साल 10 आया इक्विटी में 10 गया, दूसरे साल 5 आया इक्विटी में कितना हो गया 15, तो एट द एंड ये इक्विटी कहां पे टच की 100 पे। अब ये वेस्टिंग डेट के बाद तो ये चेंज नहीं हो सकती ना, बेसिकली एक्सपेंसेस को इंक्रीज करा था, वेस्टिंग डेट के बाद कोई एक्सपेंस ही नहीं आ रहा तो ये इसको इंक्रीज होगा। हमने पास्ट के अंदर फ्यूचर वैल्यू निकाली थी कि 100 होगा, हमने फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाली, हमने फ्यूचर ऑप्शंस कितने होंगे वो निकाले। वैल्यू तो हमने ग्रांट डेट की यूज की, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस दिन उसकी फेयर वैल्यू क्या थी, देखिए ना, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट, उसकी बेसिस पे हम कर रहे हैं। नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने जाएंगे वो हमारे चेंज हो रहे हैं एस्टिमेट्स की बेस पे, लेकिन वेस्टिंग डेट पे वो भी एक्चुअल पे आ गए। सर जैसे एनुअली आप एक बंदे को कहते हो कि यार एनुअली 10 रुपए की आपसे चीज होगा, ठीक है, तो एक्सपेंसेस में 10 एनुअली जाएगा, और हमने उन्हें कहा है कि आप ऑप्शन दे देना 100 शेयर्स है ना, तो फिर से इसका मतलब है कि शेयर्स की वैल्यू भी तो फ्लक्चुएट करेगी ना उसके साथ, शेयर्स की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, उसी का तो बेनिफिट वो बंदा उठाएगा, मैं तो नहीं उठाऊंगा। वो यही तो सोच रहा है शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसको फायदा होगा ना। आपने बस नंबर ऑफ शेयर अपने पास रखा है, ठीक है, मैंने वो उतने नंबर ऑफ शेयर्स उसको देने हैं, कितने पे देने हैं वो फ्यूचर में मुझे कुछ पे करेगा, ये डिसाइड हो चुका है, एक्सरसाइज प्राइस पे करेगा तभी उसको मिलेंगे। अब अच्छा ऑप्शंस है ना यार, ऑप्शन में किस तरीके से बात होती है, ठीक है। अब ये उसने सोचना है कि यार इस कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे या कम होंगे, क्योंकि एक शेयर उसने इतने में मेरे से खरीदना है, ठीक है। अब क्या ये अगर वैसे कह रहा हूं 3 साल में तुमसे 10 रुपए की चीज लूंगा और फिर 3 साल बाद मैं तुम्हें 10 शेयर दूंगा $3 में, तो 30/30 हो रहा है। अब वो उस वक्त मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट हाँ, उसको प्रॉफिट हो गया लॉस, ठीक है। जो फेयर वैल्यू ऑप्शन है सर, एक ऑप्शन की वैल्यू टोटल ऑप्शन मिला के फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एक ऑप्शन की वो नंबर ऑफ ऑप्शंस के साथ मल्टीप्लाई होगी ना, ठीक है। मैंने उनको कहा कि मैं आपको 1000 ऑप्शन देता हूँ, एक ऑप्शन की वैल्यू 100 मान है या 2 है, ठीक है। ये भी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत बहुत इजी, इसको एप्सिलॉन का पार्ट होना चाहिए, इतना इजी। कैश सेटल शेयर में सीमेंट यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है इस जगह पे। ऑप्शन इसलिए ट्रिकी नहीं है क्योंकि आपने ऑप्शंस पहले भी किए हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी किए हैं कि ऑप्शन जब कन्वर्ट होते हैं कन्वर्टेबल में देखे ना, ठीक है। दूसरे आपने अभी ईपीएस में भी कर लिए हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन इक्विटी सेटल तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। इधर थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है जरा ज्यादा, क्योंकि डिवाइस चेंज हो रही होती है वैल्यू, ठीक है, थ्रू आउट जब तक सेटल नहीं होंगे, जब तक यानी सेटल कब होता है, जब तक मैं उनको पे नहीं करूंगा, ये वेस्टिंग डेट के बाद भी रीमेजर होती रहती है, जब तक मैं सेटल नहीं करूंगा, पे नहीं करूंगा पैसे, तब तक रीमेजर करता रहूंगा, ठीक है। इसकी कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताऊं क्या होती है, फॉर एग्जांपल इसकी कॉमन एग्जांपल होती है एसीसी की रजिस्ट्रेशन फी या पेपर फी, जब तक मैं पे नहीं करता तब तक क्या होता है, वो रेट ही होंगे, वो रेट ही होंगे, वो रेट ही होंगे, जब पे कर दिया उसके बाद तो मेरा हेडिंग नहीं है, फिर रेट जो भी हो, समझ आई बात। तो इसकी कॉमन एग्जांपल वैसी है, ठीक है। चलिए कैश सेटल शेयर बेस share appreciation right may be exercisable over a period of time. The fair value of each share of
appreciation right comprise the intrinsic value, ठीक है, intrinsic value क्या है वो बताया हुआ है, the cash amount payable based on the share price at that date। हमने कहा था ना शेयर एप्रिसिएशन राइट क्या होगी कि हम वैल्यू में जो भी इंक्रीज होगा एक लिमिट असाइन किया, उससे जो भी हम ज्यादा पे करेंगे वो क्या होगी इंट्रिंसिक वैल्यू, और वो इसने बताया जो मैं पेमेंट कर रहा हूं ना अपनी शेयर एप्रिसिएशन शेयर वैल्यू के बेसिस पे डिफरेंस जो होगा उसको मैं इंट्रिंसिक वैल्यू कहूंगा। Together with its time value based on upon the fact that share will price vary over time, ठीक है, तो टाइम वैल्यू मनी भी उसमें देख लेनी है। When SAR exercise they are accounted for at their intrinsic value at the exercise date, the fair value of SAR could exceed its intrinsic value at this date. This is because SAR holders do not exercise their right at the time have the ability to benefit from future share price, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था डाइल्यूटेड ईपीएस में, उसमें कन्वर्टिबल बॉन्ड जब तक वो कन्वर्ट नहीं कर रहा था, जब तक वो कन्वर्ट नहीं कर रहा था तब तक क्या हो रहा था, कम हो रहे थे, कम हो रहे थे। ये क्या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जितनी लेट में कन्वर्ट होगी उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। मैं आज मैंने एक कंपनी को लोन, कंपनी के लिए तो लोन है, आज मुझे पे नहीं करेगी, अगले साल पे करेगी, तो अगले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो भी तो वैल्यू बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। तो लाइबिलिटी जितनी देर में वो हो रही है उतना फायदा हो रहा है, शेयर्स जितनी देर में हो रही है उतना नुकसान हो रहा है कन्वर्ट में, ठीक है। At the end of the exercise period, the intrinsic value of SAR will equal to its fair value. The liability will clear and any remaining balance will take into profit and loss, ठीक है। जी, मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन एंड सेटलमेंट। अब वो मॉडिफिकेशन की बात की मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया था अनलेस मॉडिफाइड, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन होती है, ये सबको पता है, एक एग्जिस्टिंग है रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम मॉडिफाई करें तो हो सकता है ना, डिपेंड करता है क्यों करता है, कंपनी कर सकती है। मेन रीजन क्या होती है कि वो ये समझती है कि यार इस स्कीम को ज्यादा टफ बना जाए या ज्यादा रिलैक्स कर दिया जाए, इस वजह से भी हो सकती है, टू मेक इट मोर फेवरेबल और लेस फेवरेबल टू द काउंटर पार्टी, तो इस वजह से मॉडिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है ना काउंटर पार्टी में, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मॉडिफिकेशन के साथ उन्होंने क्या लिखा है, कैंसिलेशन एंड सेटलमेंट, ये वर्ड भी दिया है, उनके साथ सेटल कर लेंगे, ठीक है। Modification: an entity may alter the terms of condition of share option scheme during the vesting period. Example, it might increase or reduce the exercise price of the option, which make the scheme less favorable or more favorable to employees. It might also change the vesting condition to make it more likely or less likely that the option will vest. ठीक है, दोनों सिचुएशन में हो सकती है। The general rule is that apart from dealing with the reduction due to failure to satisfy vesting condition, the entity must always recognize at least the amount that would be recognized if the terms and condition had not been modified. अब वो जो minimum expense मैं कह रहा था ना कि minimum expense तो book करना ही है, whether they have fulfilled the vesting performance या vesting condition or not, ठीक है। If the change reduce, और एक normal rule, ठीक है। अब हमने एक और चीज, कंपनी जो मॉडिफिकेशन करती है वो उसका एम्प्लॉइज का फिर भी ख्याल रखती है, वो कहती है कि if the modification results in the outcome which are less favorable to employees, तो इग्नोर कर दो, और अगर modification result in the outcome which is more favorable to employees, तो account the incremental portion. नॉर्मल तो चल रही है प्लस इंक्रीमेंटल भी अकाउंट फॉर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक जनरल रूल बड़ा सा कि यार अगर मॉडिफिकेशन से एम्प्लॉय को नुकसान होता है तो उस नुकसान को कम करो, भूल जाओ, और जो नॉर्मल चलता आ रहा है उसी को चलाते रहो। लेकिन अगर इस मॉडिफिकेशन से एम्प्लॉय का फायदा होता है तो जो नॉर्मल चल रहा है प्लस उसमें इंक्रीमेंटल पोर्शन भी वो करो, ठीक है। ये वो उन्होंने एज अ जनरल रूल बताया। क्यों करवाया, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे होता है, ठीक है। अभी क्योंकि अभी मैं कुछ चीजें वैसे बता रहा हूँ, ये याद होना चाहिए। देखिए कोई भी चीज ट्रीटमेंट करने के लिए अगर ये चीजें याद नहीं होंगी आप उसको अकाउंट फॉर नहीं कर पाते, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ मैं ये रेफर करता भी रहूंगा, नोट्स जरूरी है आप लोगों ने लेकर आने हर क्लास में, 3 स्टैंडर्ड है इसमें।
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो हर साल रिवाइज होता है, इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उस पर बैठ के फिर से नोट्स अपडेट करता हूँ। ठीक है, ये रिवीजन नहीं आ रही तो इसलिए यही चल रहा है। अच्छा जी, कैंसिलेशन एंड सेटलमेंट, एन एंटिटी मे कैंसिल और सेटल शेयर ऑप्शन स्कीम बिफोर वेस्टिंग डेट, ये भी हो सकता है। The employees receive compensation because the scheme is cancelled, counter party जो भी वो करता है तो compensate करता है, ठीक है, breach of contract है ना। If cancellation settlement occur during the vesting period, the entity immediately recognize the amount that would otherwise have been recognized for service received or the vesting period and acceleration of vesting। तो acceleration period है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 5 सालों में उतना मिलना था, आज कैंसिल करो, आज ही के दिन वो 5 सालों का एक्सपेंस इमीडिएटली बुक कर लो। वैसे तो जंक्स में हो रहा था ना, अब क्योंकि मैं कैंसिल दूसरे साल कर रहा हूं तो वो जो 3 सालों का में जो होना था वो भी मैं दूसरे सालों में इमीडिएटली उसको वो कर देता हूं, यानी एक्सेलरेट कर देता हूं एक्सपेंस मेरे एकदम से दूसरे साल में। क्यों? उसमें 3 सालों का इफेक्ट शामिल है। ठीक है, फिर सेटलमेंट में क्या करता हूं, एनी पेमेंट मेड टू एम्प्लॉयज अप टू द फेयर वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड एट कैंसिलेशन और सेटलमेंट डेट इज अकाउंटेड फॉर एज अ रिडक्शन फ्रॉम द इक्विटी। ठीक है, any payment made to employees in excess of the fair value of instrument granted and is accounted for as an expense। ठीक है, तो क्रेडिट कैश हो जाता है कंपनी का, डेबिट इक्विटी हो जाता है अप टू फेयर वैल्यू, उससे ज्यादा जो भी होता है वो डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस। हाइब्रिड ट्रांजैक्शन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों के वो होते हैं। ठीक है, जैसे हाइब्रिड कन्वर्टिबल नहीं थे, लायबिलिटी प्लस इक्विटी दोनों हो रहे थे, इस तरह के भी होता है। इफ अ शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन गिव the entity choice over the whether to settle in cash or by issuing equity instrument, then the scheme would be accounted for cash settled share based payment transaction if the entity has obligation to settle in cash। ठीक है, वो डिपेंड करता है obligation to deliver cash। If no obligation exists to settle in cash, the entity account for the transaction as an equity settled share based payment scheme। Some entities entered into share based payment transaction that give the counterparty choice to settling in cash or equity instrument। In this case, the entity is granted a compound financial instrument that might be split into equity और compound instrument। आप लोगों ने financial instrument में F7 के एग्जामिनर को आता ही यही था, वो पूछता ही compound instrument के बारे में था ज़्यादा था, split up करो और उसको account करो, mostly F7 में यही होता था। P2 में SBR में कुछ और चीज़ें होती हैं, उसमें derivatives आ गए, SBR में तो derivatives का पोर्शन ऐसा होता है, जरूरत टफ है। ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन सब्सिडी माइट रिसीव गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो उसमें भी हो सकता है इन अकॉर्डिंग विद, अच्छा वो क्या कहता है, माइट इशू इक्विटी और कैश पेमेंट एज अ कंसिडरेशन इन अकॉर्डिंग विद आई2 द एंटिटी दैट रिसीव गुड्स और सर्विसेज इन अ शेयर बेस्ड पेमेंट must account for those goods or services irrespective of which the entity or group settle the transaction or whether the transaction is settled in cash। तो उसमें कहता है कि आपने सेपरेट अकाउंट में तो उसको बुक करना है। अभी तो दोनों के देखेंगे ना वहां पे, तो अभी हम इशूइंग कंपनी की साइड से, अगर सब्सिडी को हमने किया तो सब्सिडी में रिसीविंग पार्टी होगी, वो भी उसको डेबिट क्या कर रही होगी, अपने पास इनकम और क्रेडिट, सॉरी डेबिट इन्वेस्टमेंट कर रही होगी, क्रेडिट इनकम कर रही होगी। हम क्या करें, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इक्विटी, तो वो जो रिसीविंग पार्टी होगी डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इनकम। अच्छा, डिस्क्लोजर्स क्या होगा, डिस्क्रिप्शंस ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट दैट एग्जिस्टेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, the number of weighted average exercise price of share option outstanding at the beginning of the period, granted during the period, forfeited during the period, exercise expired during, ये तो हम estimation जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसमें ये सारी चीजें होती हैं और हमें बताना पड़ता है। For share option exercise during the period, the weighted average share price at the date of the exercise price। ठीक है, for the share option outstanding at the end of the period, the range of the exercise price and weighted average remaining contractual life। ठीक है, तो ये आपके पास छोटा सा था शेयर पेमेंट, इसके क्वेश्चन बहुत इजी हैं। ठीक है जी, चलिए जी, फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर मंडे। ठीक है, मंडे को इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। ये क्वेश्चन करेंगे आप एक बार इसको फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको वो रूल्स याद रहें कि कब हमने क्या करना। ठीक, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।